equation. Schrödinger wave equation. तो बेटा till now what we have learned, that कि electron as well as your electromagnetic radiations both are having the dual character. Yes or no? Electron is having the dual character, wave-like and the particle-like. The classical mechanics includes the J.J. Thomson, Rutherford, Bohr's model of an atom, which consider the electron to behave like a particle. But the de Broglie, Heisenberg and the Schrödinger, इन्होंने electrons को क्या माना बेटा? इन्होंने electrons को wave माना, और इनके लिए जो हम mechanics पढ़ते हैं, that is called as a क्वांटम मैकेनिक्स. तो अभी लेटेस्ट जो मॉडल है, मतलब आपके भी माइंड में आ रहा होगा ना कि बोहर के बाद क्या, कि मैम ने बोहर पढ़ा दिया, बोहर की लिमिटेशंस पढ़ा दी, तो बोहर के बाद क्या होता है? तो बोहर के बाद जो टिल डेट वी पीपल आर यूजिंग और वी पीपल आर एज्यूमिंग द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द श्रोडिंगर. श्रोडिंगर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. इरविन श्रोडिंगर है इसका कंप्लीट नेम. 1926 में इसने एक इक्वेशन दी थी, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता देती हूँ कि दिस इज अ इक्वेशन व्हिच गिव्स द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ द वेव अराउंड द न्यूक्लियस. ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन which describes the behavior of the electron in the terms of wave around the nucleus. ठीक है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का वेव की फॉर्म में बिहेवियर इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया था. और इस इक्वेशन को ना बेटा इसने अपने नाम के ऊपर ही दे दिया नाम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. लेट्स फर्स्ट सी दिस इक्वेशन. इसको कर्ल बोलते हैं, ठीक है? CURL, कर्ल. तो दिस इज अ डेरिवेटिव. सुना है ना तुमने डी बाई डी एक्स बेटा? यस मैम. हाँ, तो एक डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है. पार्शियल डेरिवेटिव भी सुना होगा, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, अगर तो एक को कांस्टेंट मानते हैं एक्स और वाई में से, और दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करते हैं. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है कर्ल. तो कर्ल स्क्वायर साई, दिस इज अ साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर. ये सेम ही साई है, बस मैंने लिखा थोड़ा अलग ढंग से है. प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई. दिस इज इक्वल टू 0. ये है बच्चा जी इक्वेशन नंबर 1, जिसे बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इसमें जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, पहली बात तो इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या होता है. जब मैं ये वर्ड यूज करती हूँ वेरिएबल, तो आपको समझ में आता है वेरिएबल क्या होता है? यस मैम. किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल का मतलब है बेटा किसी भी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है ना. जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में x एक वेरिएबल है. इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो किसके लिए सॉल्यूशन निकालने हैं? फॉर व्हाट यू कैन से वेरिएबल वी आर फाइंडिंग. तो सॉल्यूशंस, द वेरिएबल हियर इज दिस साई, और इसको PSI लिखते हैं. P इसमें साइलेंट है तो पढ़ते हैं इसको साई है. अब ये है क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की फॉर्म में चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चल रहा होगा ना. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चल रहा है बेटा, तो ये जो आपकी वेव है जो क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, इस वेव का ये जो एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हो ना, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ को. यस मैम. अब ये किसका एम्पलीट्यूड है? ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है. अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं साई. तो साई क्या हो गया हमारे पास? दिस इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है. मतलब अगर उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की फॉर्म में जाएगा, तो ये जो इसका वेव का एम्पलीट्यूड होगा ना, this one portion, depth of the trough and the height of the crest, this is called as psi. या इसको अनदर सेंस में उसने लिखा वेव फंक्शन. क्या कहते हैं इसे बेटा?
This is called as a wave function or the amplitude of the electron wave. अच्छा, बाकी एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल्स हैं. अब मैं इसमें एक इक्वेशन ले लेती हूँ, जो एक टर्म ले लेती हूँ, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर. इसको क्या पढ़ोगे? दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आगे बताने की जरूरत है? नेक्स्ट वाला क्या होगा बताओ तो मुझे. सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा? Y. और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? थर्ड वाला मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे थर्ड भी y लिख दिया है. तो इलेक्ट्रॉन पूरा 3D मोशन में है, तो इसमें तीसरा वेरिएबल क्या आएगा? z आएगा. तो थर्ड वाला हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. क्या है स्लाइड बच्चा? Yes, ma'am. तो ये थर्ड वाला हो गया कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल z स्क्वायर. दिस इज योर सेकंड ऑर्डर partial derivative with respect to z. अच्छा, इसमें m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. h क्या है? h इसमें 8 पाई स्क्वायर m बाय, इक्वेशन याद है? ये देखो 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर था ना. तो h क्या है इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट. यस, h है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट. लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बेटा. E है इसमें टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी किन दो एनर्जी के सम के बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा. और V इसमें किसको रिप्रेजेंट किया हुआ उसने? पोटेंशियल एनर्जी को. तो सीधी सी बात है, फिर E माइनस V क्या आ जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल T लिख देते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. अब देखो बाकी सारी टर्म्स तो आपको समझ में आ रही हैं. ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z. साई हो गया इसमें वेरिएबल फैक्टर, जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो ये निकलेगा. 8 पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, E टोटल एनर्जी एंड V पोटेंशियल एनर्जी. तो इज दैट क्लियर ना? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है? अब बेटा ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या देगा बताओ मुझे. अभी मैंने बताया ना इसमें वेरिएबल क्या है? साई. क्या निकलेगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से? साई. ठीक है, साई क्या था बताओ तो. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन वेव. ठीक है, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है. इतना स्मॉल पार्टिकल है कि मैं लिख के भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकती. 10⁻31 इसका मास है किलोग्राम में. तो अगर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है तो मैं तो उसका चाह के भी एम्पलीट्यूड नहीं बना सकती. ये एम्पलीट्यूड भी बहुत बड़ा होगा, है ना. इलेक्ट्रॉन इज सच अ स्मॉल पार्टिकल. तो पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई क्या है. मतलब ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारे पास साई आया, तो कैन साई बी ऑफ एनी यूज? सिग्निफिकेंस ऑफ साई. साई इज व्हाट? साई इज कॉल्ड एज अ wave function, or it is called as a amplitude of electron wave. This is an amplitude of electron wave. तो बच्चा आप लिखोगे कि as the electron is very small, so amplitude of the electron wave would be too small. So the amplitude of the electron wave would also be very small and is of no use, is of no significance. तो भैया फिर हमने इक्वेशन करनी क्या है? बोहर ने तो फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन दिखा दिया था. श्रोडिंगर ने तो कहा कि इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा साई. साई है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. याद रखना, अगर पेपर में वो पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो तुम्हें क्या लिखना है बच्चों? तुम्हें लिखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई इज हैविंग नो सिग्निफिकेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल और उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए हमें उस साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है.
तो फिर अगर साई का सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर हमें इस इक्वेशन से फायदा क्या हुआ? मतलब जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था उसके बाद क्या है अगली शीट में देखते हैं. कैन आई शिफ्ट द स्लाइड बेटा? इज इट क्लियर अप टू दिस? Yes, ma'am. ओके. अब यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ लाइट, ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी. इन द केस ऑफ लाइट, अच्छा आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, मुझे बताओ कि एम्पलीट्यूड का स्केयर क्या होता है? बताओ तो. Intensity. शाबाश, वेरी गुड. एम्पलीट्यूड ऑफ द स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू द आई. आई हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसका मतलब है इन द केस ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड ऑफ स्केयर अगर इंटेंसिटी देता है तो षडंजन ने क्या कहा कि अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, लाइट का सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां पे अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को क्या लिखते हैं? साई स्क्वायर. दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टर्म दैट इज नॉट इंटेंसिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द probability of finding the electron at that point in the space, at that point in the space. मतलब आप देखो, अगर एम्पलीट्यूड का स्केयर किसी जगह पे बताता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड वेव का क्या हुआ? साई. और साई का स्केयर हमें क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब देखो क्या है. एक साइड तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे इतनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड लोकेशन. अगर इलेक्ट्रॉन ने बोला बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है, 0.529 इंटू 2 स्क्वायर पे है, तो ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस हुआ या नहीं? है ना. तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि इस टाइम पे आई एम इन दिल्ली एट दिस रीजन एट दिस प्लेस, तो ये मेरी फिक्स्ड लोकेशन है. ठीक है. बट अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कैन बी एट दिस पॉइंट, तो क्या वो फिक्स्ड लोकेशन है उसकी? नहीं. है ना. इसने जो बात की ना कैन बी वाली की, इसने की प्रोबेबिलिटी की बात. अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव करेक्टर रखता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड लोकेशन यानी कि ऑर्बिट का कंसेप्ट 100% रॉन्ग है. अब इलेक्ट्रॉन तो वेव करेक्टर भी रखता है, पार्टिकल करेक्टर भी रखता है, तो हम फिक्स्ड लोकेशन कैसे दे सकते हैं अगर इसकी वेव करेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए? तो बोहर ने जो बात ऑर्बिट की थी, इसने उस ऑर्बिट के कंसेप्ट को फेल करके कौन सा कंसेप्ट लगा दिया? प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इन स्पेस. प्रोबेबिलिटी का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है मे बी. है ना. यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन, हो सकता है, और इतने डिस्टेंस पे है. इन दोनों बातों में बहुत फर्क है. और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबिलिटी इज यू कैन से मोर एप्लीकेबल इन कंपैरिजन टू ऑर्बिट. ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इन अ स्पेस है, इसे आगे जाके नाम दिया गया ऑर्बिटल. क्या नाम दिया गया बेटा? ऑर्बिटल. अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल है रीजन इन द स्पेस. अच्छा, कौन बच्चा क्लास में मुझे बताएगा कि रीजन और पाथ में क्या डिफरेंस है? When I am saying some region and I am saying some path of the electron. चलो मैं पूरी डेफिनेशन लिख लूं, फिर आप सोचना. The region in the space where probability of finding the electron is maximum is called orbital. ऑर्बिटल. ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है? ऑर्बिट है 2D पिक्चर, पाथ, सर्कल जिसको आप लगा के आए हो बोहर के मॉडल में. ऑर्बिटल है रीजन. और देखो रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रीजन को ऐसे डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं ऐसे लगाऊं ना, तो ये एक रीजन है. आप देख रहे हो मैंने कोई एक लाइन नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ डॉट्स लगाई हैं कि यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. जहां पे डॉट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. जहां पे डॉट्स की कंसंट्रेशन कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है. जहां डॉट्स है ही नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन कभी है ही नहीं. आप इन शॉर्ट इसे ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये समझ लो कि हर डॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरा है. तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स जगह पे तो रहा नहीं,
वो रिवॉल्व करता रहा, तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे हम डॉट लगाते रहे, तो जो हमारे पास निकल के आया, जो हमारे पास रिप्रेजेंट हुई फिगर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल। तो साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर है, क्योंकि साई स्क्वायर हमें क्या देता है, किसका कॉन्सेप्ट देता है हमें, ऑर्बिटल। देखो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्व करने से साई मिला, पर साई की कोई सिग्निफिकेंस थी, साई हमारे कोई काम नहीं आया। क्यों नहीं आया साई हमारे कोई काम, बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल था, और इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है तो बेटा उसका और उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस साई का स्क्वायर कर लिया। जैसे लाइट के केस में साई स्क्वायर बताता है कि कितनी इंटेंसिटी है उस जगह पे लाइट की, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के केस में साई स्क्वायर बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की। तो अगर तुम्हें पेपर में पूछेगा ना कि साई स्क्वायर की क्या सिग्निफिकेंस है, तो तुम बोलोगे साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक रीजन है स्पेस में, ना कि एक पाथ है। ऑर्बिटल है 3D, ठीक है। और ये जो आपने ऑर्बिट बनाया था बोहर के केस में, वो कैसी फिगर थी, 2D। और का ऑर्बिट किस कॉन्सेप्ट से आता है, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर से, और यही कहां से आता है, 3D से, ठीक है। तो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया साई स्क्वायर ने, वो किसका दिया, प्रोबेबिलिटी पिक्चर का दिया। और प्रोबेबिलिटी पिक्चर को ही जब हमने ड्रा कर लिया, आगे जाके वो सारा क्या बन गया हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल सामने आए। और वो ऑर्बिटल क्या थे, वो ऑर्बिटल वो रीजन थे जहां पे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता तो जो नेट पाथ ट्रेस आउट हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो थैंक यू, चलें फिर आगे। Yes, ma'am. Ma'am. जहां पे साई स्क्वायर हाई होगा, वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होगी, बताओ? High probability. हाई प्रोबेबिलिटी होगी। जहां पे बच्चा साई स्क्वायर 0 होगा, वहां पे नो प्रोबेबिलिटी होगी, Zero. बोलते हैं नॉड। नॉड क्या है, नॉड आर द दोज रीजन इन द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं, वो क्या है, नॉड है। तो यहाँ अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक सबसे पहले हमने सीखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में टर्म्स के मीनिंग क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई क्या है, साई का सॉल्यूशन हमें क्या देता है, साई और साई स्क्वायर का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे here first we will discuss the two terms, the one is called as a eigen values। पहले आइगन फंक्शन पढ़ाती हूँ तुम्हें बच्चा। पहला है आइगन फंक्शन और है आइगन वैल्यू, ध्यान से सुनना इसको। हाँ, अब क्या हुआ ना, क्या प्रॉब्लम आई हमारे पास, जब थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स से रिलेट करना है इसको। जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कभी आपने 8th 9th 10th में या कहीं पे भी जब जहां पे मैथ्स पढ़ा है, तो देखा होगा कि कई बार कई आंसर रियल नहीं आते, आप उनको नेग्लेक्ट कर देते हो। जैसे आप मान लो रूट्स निकालते हो, पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, रूट्स निकाले, और कुछ आपके रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो आप उसको इग्नोर करते हो या नहीं करते हो? Yes, ma'am. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया ना, तो कुछ आंसर रियल नहीं आए, कुछ आंसर ऐसे आए जिसमें आयोटा, आयोटा समझते हो बेटा, आयोटा, आयोटा इज अ रूट ऑफ -1, दिस इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी। आप मान लो इसको नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड समझते हो बेटा, नॉट रियल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉट डिफाइंड लिख लो, या अगर आपको ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा है तो नॉट रियल लिख लो। नॉट रियल टर्म है ये एक, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना, 0/0 आ जाना, इन्फिनिटी आ जाना, ये कुछ आपकी नॉट डिफाइंड टर्म्स है, इमेजिनरी टर्म आ गई हमारे पास। तो कुछ हमारे पास साई के सॉल्यूशन ऐसे आए जो रियल नहीं थे। तो रियल नहीं थे, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमें कहीं खोजना है, अगर उसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा जो रियल नहीं है, तो हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, है ना। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से सिर्फ वही सॉल्यूशन एक्सेप्ट किए जो सॉल्यूशन रियल थे, जिनके ग्राफ प्लॉट हो सकते थे, जिनकी ऑर्बिटल पिक्चर प्लॉट हो सकती थी। तो जो रियल एंड द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दोज आर कॉल्ड एज अ आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन क्या हुआ, द वैल्यूज ऑफ द साई, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वैल्यूज ऑफ द साई यानी कि सॉल्यूशन ऑफ SWE। बताओ मुझे SWE क्या है, श्रोडिंगर Wave equation. good. The values of psi, that is the solution of Schrödinger wave equation,
which are real and acceptable, which are real and acceptable. Beta, they are called as Eigenfunction. Eigenfunction. they are called as a eigen function. अब देखो, आपको याद है ना कि बोहर के मॉडल में हमने एनर्जी कैलकुलेट करी थी, फॉर्मूला याद है ना सब बच्चों को, -13.6 बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर या -2.18 इनटू 10⁻18 जूल, है ना, जूल में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, Yes, ma'am. ठीक है ना बच्चा। तो अब इन आइगन फंक्शन को यूज करके इसने क्या किया, बोहर की तरह एनर्जी कैलकुलेट करी। अगर तो आपने साई का रियल आंसर यूज किया तो एनर्जी की वैल्यू भी रियल आई, एक्सेप्टेबल आई, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस कि जो वैल्यू बोहर ने कैलकुलेट करी थी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के, इस मॉडल से भी एनर्जी की वही वैल्यूज आई, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इस क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था, तो पार्टिकल तो है ही है ना, हाँ वेव भी है, डुअल करेक्टर है, पर उसकी भी कैलकुलेशंस गलत नहीं थी। टिल डेट एनर्जी की वैल्यू, आर की वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की वैल्यू, ऑल आर करेक्ट। तो आइगन वैल्यूज क्या होगी, आइगन वैल्यूज हो गई द वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द एनर्जी obtained by using eigenfunctions. Eigenfunctions are called as eigenvalues of energy. Eigenvalues of energy. सीधी सीधी बात है, अगर हम रियल वैल्यूज आई की यूज करेंगे तो एनर्जी के आंसर भी रियल ही आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगे। और जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी है बेटा, दैट आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज। और जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ फंक्शंस हैं, जो रियल वैल्यूज ऑफ फंक्शंस हैं, साई हैं, जो आपके पास इमेजिनरी नहीं है, उसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शंस। तो इज दैट क्लियर, आइगन फंक्शन क्या है, आइगन वैल्यू क्या है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा चलो ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशंस फॉर साई टू बी आइगन। थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। कंडीशंस फॉर साई टू बी आइगन फंक्शन, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? ठीक है, पहला है बेटा साई मस्ट बी रियल। साई के आंसर क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी, ठीक है। सेकंड, साई मस्ट बी डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता है, अगर साई किसी फंक्शन की फॉर्म में आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, या कोई एक्स की फॉर्म में आता है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाना चाहिए। साई मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। साई मस्ट बी कंटिन्यूस, अगर उसका ग्राफ बने तो ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूस कर्व आनी चाहिए। साई मस्ट बिकम जीरो, साई मस्ट बिकम जीरो एट r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसका मतलब क्या है, अब आप देखो, अगर ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ वेव करेक्टर में ऐसे ऐसे जा रहा है, तो बेटा जहां पे न्यूक्लियस है, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बताओ? नो मैम। नहीं हो सकता ना। तो r इज इक्वल टू 0 का मतलब है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो न्यूक्लियस वाली पोजीशन पे तो साई भी नहीं आना चाहिए, तो साई मस्ट बिकम 0 आना है, सॉरी यहाँ पे साई मस्ट बिकम 0 एट द r इज इक्वल टू 0। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता वहां वहां पे साई के आंसर भी नहीं आने चाहिए, उन लोकेशन पे। r इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है, मैंने बहुत बार समझाया क्लास में, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है नो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आपके एटम को छोड़ के न्यूक्लियस से दूर भाग गया, ठीक है ना। तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही नहीं रहा। तो इन दोनों लोकेशंस पे
न्यूक्लियस से बहुत दूर जहां पे आपके एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, या न्यूक्लियस पे, इन दोनों लोकेशंस पे साई का आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि साई एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हो तो आपका साई क्या है? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और 0 और इन्फिनिटी पे क्या हो जाना चाहिए? साई की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आप देखो, जो आपके पास डिफरेंट कलर ले लेते हैं, अब साई स्क्वायर है, मैंने किसके प्रोपोर्शनल बताया क्या आएगा? अभी तो पढ़ाया तुम्हें एक फैक्टर, साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल ऑर्बिटल, भी ठीक है, Probability of finding. बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है तुम्हारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इन अ स्पेस, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है बेटा। मान लो तुम्हें पेपर में आ गया ये प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कुछ कांस्टेंट के लगा दे तो वही आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी पिक्चर का। मान लो तुम्हें आ गया साई 5 है, साई 5 रियल है क्या? 5 वैल्यू रियल है? अरे यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बच्चा जी, अगर साई 5 रियल है तो साई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 नहीं आ जाएगा? यस मैम 25 आ गई, उसके 25 के प्रोपोर्शनल लगा लो, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर साई रियल है, साई, इफ साई इज रियल, तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पॉइंट तो वैलिड। अब अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। अगर तुम्हारा साई आ गया 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा में 5 क्या है? रियल और 2 आयोटा क्या है? इमेजिनरी Imaginary. देखो जरा साई स्क्वायर, अब देखना जरा साई स्क्वायर क्या आएगा। पहले फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का लगाएंगे, तो 25 + 2 आयोटा का स्क्वायर +2 × a × b, यस और नो? यस मैम 25 4 आयोटा स्क्वायर +5 × 10 = 20 आयोटा। आपको सभी को पता है कि अगर आयोटा √(-1) है तो आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा? √(-1) × √(-1), यानी कि -1, तो ये तो रियल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 - 4 + 20 आयोटा। क्या रियल आंसर आया, बताना जरा मुझे। नहीं आया ना रियल आंसर, क्योंकि अभी भी आयोटा लेके चल रहे हो, यस और नो? यस मैम अब की बार साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी गलत है। साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी कब होता है? जब साई क्या हो? रियल हो। रियल अब अगर तुम्हें साई इमेजिनरी आ गया तो क्या करोगे? मैं साथ में लिख देती हूँ। इफ साई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों है, तो साई के साथ आप साई स्टार कैलकुलेट करो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। लेट्स चेक इट आउट। अगर साई तुम्हारा 5 + 2 आयोटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा? आयोटा का साइन चेंज कर दो, +2 आयोटा की जगह क्या आ जाएगा? -2 आयोटा। अब साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई करो, अब देखना आयोटा नहीं आएगा। 5 + 2 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा सॉल्व करने के लिए? a² - b² लगेगा, नहीं लगेगा? यस मैम स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 25 + 4 कितना आ गया? 29। 29 रियल आंसर आया या नहीं आया? यस मैम तो तुम्हें ये पेपर में जब टिक लगाना है ना, ये बात ध्यान में रखनी है कि मैडम ने बताया था कि साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी कब लगाना है हमें आंसर? जब साई क्या हो? रियल। बट अगर साई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये वाला ऑप्शन सही है, साई × साई स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। साई स्क्वायर, साई अगर आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बेटा जी अगर रियल है तो तुम आंसर लिखोगे साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। बट साई × साई स्टार तब लेना है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो स्क्वायर करके आपके पास इमेजिनरी पोर्शन रिमूव नहीं होता। तो इससे हमने आइगन फंक्शन भी कर लिया, आइगन वैल्यूज भी कर लिया, कंडीशन भी कर लिया आइगन फंक्शन की, दिस एंड दैट। अब हम करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, बट काफी ईयर हो गए हैं तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये
बेटा कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? Just a sec, ma'am. हाँ जी श्योर। अब हम क्या करेंगे ना, एक जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बच्चा, उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कितने ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने लिखी है उसमें थोड़ा कोई ऑपरेटर यूज करके एग्जामिनर यूज कर दे और आपसे पूछ ले कि कौन सी इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो आपने तो एक ही देखी है ना। अभी मैं आपको इसकी 2-3 फॉर्म्स दिखा दूंगी, आपको उसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना है, चाहे मैं कर भी दूं, आपको सिर्फ लास्ट वाला रिजल्ट याद रखना है। वो भी इतना ईजी है ना कि आप देख के पहचान जाओगे पेपर में कि ऑल दीज 3 और 4 द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, वो करते हैं, Yes, उसके बाद आ चले आरपीडी कर्व पे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है। डन बच्चा? Yes, Yes. ma'am. चलो फिर चलो आगे। बेटा जी यहाँ से हम, ये हो चुका है, आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, बट स्टिल आई एम डूइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, पढ़ना तो सब है ना बेटा, फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा किसी को लर्न हुई, कोई बताएगा मुझे पहले वाली जो हमने लिखी है? कर्ल्स के रिसाइट किया करो क्लास में, तभी प्रैक्टिस बनती है, पार्टिसिपेट किया करो। कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्या था बेटा? 8 pi m 8 pi जी अपॉन एच स्क्वायर e minus v. ए माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो ये है पहली फॉर्म जो मैंने तुम्हें लिख के दिखाई थी काफी शीट पहले। अच्छा मैंने तुम्हें बोला था बच्चा ये तीनों फॉर्म्स ना डेरिवेटिव हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ना डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है ना, डेरिवेटिव वाले पोर्शन को इकट्ठा रखो। कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर, इतना पोर्शन तो रखो ब्रैकेट में, और बाहर में कॉमन में ले लो साई, कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साई इनमें से कॉमन ले लिया। अब बेटा ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। अगर तीनों ऑपरेटर्स का प्लस कर लेंगे तो एक नया ऑपरेटर ही तो बनेगा, और तो कुछ भी नहीं है। अब इस ऑपरेटर को ना अब उल्टा ट्राइंगल बना के लिखना है, रिवर्स ट्राइंगल, और इसको पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? डेल। del When you have to pronounce it out ना, you have to say del square। ठीक है, और डेल स्क्वायर ये बोलने में है, ये बोलने वाला लिखा है मैंने, अदरवाइज इसका टेक्निकल नेम है लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्या नाम है बोलो तो एक बार? Laplacian operator अब लैप्लेशियन ऑपरेटर है क्या? ट्राइंगल स्क्वायर, रिवर्स ट्राइंगल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? कर्ल स्क्वायर बाय, मतलब तीनों स्पेस के डेरिवेटिव्स को जब प्लस कर दिया जाए। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि साई एक्स वाई जेड से कैसे चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव जब इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड 3D मोशन में है तो कैसे कैसे एक्स वाई जेड के चेंज होने से ये चेंज हो रहा है। ये है तुम्हारा लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो बाकी तो बहुत आसान है बेटा, डेल स्क्वायर साई, बाकी सारा कट कॉपी पेस्ट कर दो, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 भी तुम्हें अगर पेपर में दिखे तो तुम बोलोगे कि यस इट इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। मैंने छोटा Yes, सा किया बच्चा, एक डेल स्क्वायर लिखा, डेल स्क्वायर का नाम है लैप्लेशियन ऑपरेटर। हाँ एक बात और, ये होगी 3-4 साल की बात, पहले की बात, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि मैडम क्या ये सिर्फ एक वेरिएबल भी इसमें ले सकते हैं? यस, और ये बुक्स में लिखा भी हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन की वन डायरेक्शनल मोशन कंसिडर करें तो इसमें सेकंड और थर्ड वाला फैक्टर नहीं आएगा, ये वाला फैक्टर ये और ये आएगा, तो भी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। और उसके साथ लिखा होगा SWE इन द वन डायमेंशनल। अगर ये 2 लोगे फिर ये नहीं होगा, ये सब कुछ होगा तो 2 डायमेंशनल, तीनों है तो 3 डायमेंशनल। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन में इतनी सी इक्वेशन भी लिख देता है कि एक्स वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला, तो वो वन डायरेक्शनल वाली है, वो भी सही है। वो मैंने नहीं लिखी, कितने तो आप लोग स्मार्ट हो बेटा, आप कर लोगे ना। अगर 1 भी लिखा है तो इट्स ओके है, तो हमने देखी हुई है इक्वेशन। ये मत बोलना वहां पे y और z नहीं लिखा है। तो अगर 1 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो यू कैन गिव दैट टाइप ऑफ इक्वेशन ओनली, और वो आपको कुछ नहीं करना, वो एग्जामिनर लिख के देगा उसमें। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्म, उसको गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 की चाहे 1, 2, 3D वाली फॉर्म्स आ जाए और इक्वेशन नंबर 2 आ जाए, बोथ आर करेक्ट। यहां तक सही है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसकी थर्ड फॉर्म आपको दिखाते हैं. आपको बीच वाला ये वाला पोर्शन स्टेप वाला पेपर में दिखाएगा नहीं, बस ये दिखाएगा और ये दिखाएगा. ये वाले दो स्टेप्स देखेंगे और पूछेगा कि ये दोनों SWE हैं, देन योर आंसर शुड बी यस हैं. चलो बच्चा आगे करते हैं इसको. डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0. ये वो इक्वेशन है. अब इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इससे प्ले कर रही हूँ. आपको करना है डेरिवेशन लर्न तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप बस लास्ट वाली फॉर्म देख लेना. इसका आया नहीं है अभी तक, कभी भी डेरिवेशन से कुछ क्वेश्चन नहीं आया. देखो मैंने इसको इधर उठा लिया. माइनस मुझे तो आपको पढ़ाना है तो मैं सिखा दूंगी, ताकि जब आपने देखा होगा ना कि ये कैसे ऑब्टेन हुआ है उसमें, तब आपका माइंड ज्यादा पकड़ता है. ये इसको मैंने प्लस वाला सारा फैक्टर उठा के माइनस कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब इसको इधर ले आओ. देखो इसको रिवर्स करके लाओगे ना इधर. माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू e माइनस v इंटू साई. अब देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखो. माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई e साई माइनस v साई. ठीक है बेटा. अब माइनस वाले को उठा के उधर ले जाओ. माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू e साई. अब हमने ले लिया साई इन दोनों में से कॉमन. साई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू ई साई. इतना समझ में आ रहा है मैंने क्या स्टेप किए हैं? बहुत छोटे छोटे स्टेप किए हैं, बस मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिखे तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो गए. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. मैं थोड़ा सा इसमें पार्टीशन कर देती हूँ और कलर डिफरेंट ले लेती हूँ. अब देखो, अगर ये एक ऑपरेटर है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी भी एक ऑपरेटर है, तो ये सब मिला जुला के एक नया ऑपरेटर बनेगा जिसे बोलते हैं एच कैप. एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई. और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. मुझे इतना पता है कोई भी बच्चा ये देख लेता है ना, कभी नहीं भूलता. ये सबसे छोटी फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ SWE. एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच क्या है? एच कैप का नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. वैल्यू तुम्हें इसकी दिखा दी है मैंने डेरिवेशन से. माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v. यस बेटा, h क्लियर है यहाँ से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, यहाँ एक बार और बतानी है तुम्हें. h को अगर साई पे अप्लाई किया तो हमारे पास आ गई आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू किसको बोलते हैं? एनर्जी को बोलते हैं ना. ठीक है, तो इसको ना कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि ये एक एनर्जी ऑपरेटर है. वाई इट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी ऑपरेटर, कोई मुझे बताएगा? इसको अगर फंक्शन पे अप्लाई किया साई पे तो एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन हुई हमें. दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ एनर्जी ऑपरेटर. तो हमारे पास कितनी फॉर्म्स हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की? 3 फॉर्म्स. फर्स्ट वाली में 1 2 3 डायमेंशन वो कर सकता है चेंज. तो फर्स्ट वाली जिसमें XYZ तीनों इन्वॉल्व थे. नेक्स्ट वाली इक्वेशन जिसमें डेल स्क्वायर इन्वॉल्व था. और थर्ड वाली इक्वेशन सबसे छोटी जिसमें हैमिल्टोनियन इन्वॉल्व है. अब पेपर में इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो ये था. देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, लिख दूं क्या वो क्वेश्चन? लिखते हैं, चलो पोल ले लेंगे. बच्चा ये हटा दो ये वाला पेज. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ, कर लोगे आप सारे, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट फॉर्म ऑफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्म लिख देते हैं. ठीक है जी. फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ SWE. करेक्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. और ऐसे लिखी हुई थी इक्वेशन 1. कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0. सेकेंड लिखा हुआ था
del square psi plus 8 pi square m by h square e minus v into psi is equal to 0. थर्ड लिखा हुआ था h into psi is equal to e into psi, और फोर्थ लिखा हुआ था all of above. ले लेते हैं पोल. यस, क्लास 1 क्वेश्चन 1. देखो तो क्या पोल रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. तो इसका तो आंसर सारी क्लास को 1 मिनट में दे देना चाहिए. दिस इज सो इजी क्वेश्चन. एवरीबडी, आई वांट द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट. देखो इस क्वेश्चन में ना कोई बच्चा कोई भी आंसर देता है वो गलत नहीं है. थोड़ा बहुत हाँ, जो सही आंसर नहीं दे रहा है इसका मतलब उसने सारा लेक्चर नहीं, पिछला 10 मिनट का ध्यान से सुना. बट एनी ऑफ द आंसर इफ यू आर गिवन, एटलीस्ट यू हैव हर्ड एनीथिंग रिलेटेड टू SWE, कम से कम सुना है. और मार्क्स तो 4 तब उसे ही मिलेंगे जिसने करेक्ट आंसर दिया. स्टिल ओनली द 34-35 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर. Rest are not participating. Why you people are not participating? इतना डरोगे तो फिर पेपर में तो तुम ऑप्शन मार्क ही नहीं करके आओगे. सारे एग्जाम में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन फेस करने का डर अभी निकालना है सारा. जितने टेस्ट दोगे, जितना पोल में पार्टिसिपेट करोगे, यू पीपल विल गेट रिड ऑफ दिस फियर. तो फिर क्वेश्चन का वो फोबिया, वो डर नहीं रहेगा. आपको तो पोल पे क्लिक करने में, जहां पे मेरे पास रिजल्ट में नाम भी नहीं आ रहे हैं, तब भी डर लगता है. अभी भी पूरे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. दिस इज नॉट गुड बेटा. क्लास में पढ़ने बैठे हो तो जो काम टीचर करवा रहा है वो किया करो. आई हैव गिवन यू द टू मच टाइम. इट इज अ 1:32. 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ही नहीं है ये. देखो क्या आंसर दिया तुम लोगों ने. क्या मैं ये सोचूं कि 60-70 में से 70 में से सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास सुन रहे हैं, बाकी सुन ही नहीं रहे हो? स्टॉपिंग अ शेयर ओवर हियर. कौन सा आंसर आना है बताओ तो जरा, जिन बच्चों ने किया. थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया है. जब एग्जाम में आया था ना, इसमें 3 डायमेंशन लिखी थी. मैंने जानबूझ के आपको 1 डायमेंशन दी है. ऑल ऑफ द अबव है. अभी तो पढ़ाया है तुम्हें 10 मिनट में, इतना सारी फॉर्म्स डिराइव करवाई हैं. और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जिसमें ना कंप्लीट इक्वेशन को थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ था. जैसे m का स्क्वायर कर दे, h को छोड़ दे, या यहाँ पे c लिख दे. ऐसी मिस्टेक्स थी. तो वो तभी ओवरकम हो सकती हैं जब आपने इक्वेशन लर्न कर रखी. तो चलिए इसको छोड़ दे बच्चा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. देखो मैं साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए आपको बताती हूँ कि क्या पूछा जा सकता है. साई का मीनिंग पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में. पूछेगा साई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखोगे ऑर्बिटल. बताना जरा. अगर वो पूछेगा साई क्या रिप्रेजेंट करता है, साई की सिग्निफिकेंस क्या है, तो साई ऑर्बिटल है. इज इट करेक्ट और नॉट? No, ma'am. यस, दिस इज नॉट करेक्ट. साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ऑर्बिटल कौन है? साई स्क्वायर. आ चुका है क्वेश्चन, साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस. दूसरा क्वेश्चन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ऑल फॉर्म्स वाला. तीसरा क्वेश्चन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म वाला. फोर्थ क्वेश्चन, साई का मीनिंग पूछा हुआ था क्या है. ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड है क्वेश्चन में, पेपर में. इतने मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल इजी. मतलब लेक्चर सुना है तो आराम से हो जाएंगे. चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो हमसे नॉड निकलवा रहा है. मैं आपको ना एक खुद से सेट करके एग्जांपल दे देती हूँ. मान लो तुम्हें पेपर में ना कुछ ऐसा उसने दे दिया. ये मैंने अपने से बनाई है एग्जांपल. और ऐसा कुछ दे दिया जैसे 2a0 raised to power 3/2 r0 minus something like x/2 e raised to power minus r(a0). या इसको लिखो आप ऐसा.
2a0 माइनस आर, ऐसा लिखो, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस आर ए नॉट साइन ऑफ थीटा, कुछ इतना बड़ा आ गया तुम्हें पेपर में, है ना। तुम कहोगे मैडम ने तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सिर्फ इतना सा पोर्शन पढ़ाया था, क्वेश्चन तो हमें कुछ पूछ लिया उसने बड़ा लंबा चौड़ा। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नॉड इफ psi for ns orbital is given। उसने क्या किया, n और s लिख दिया, ns लिखे, 1s लिखे, 2s लिखे, 3s लिखे, वॉट एवर, p लिखे, d लिखे, कुछ भी लिखे, साई दे दिया और इसमें पूछ लिया कि नॉड निकालो। अच्छा तुम अपनी नॉलेज अप्लाई करो जरा, नॉड क्या होती है, अपनी नॉलेज अप्लाई करो, नॉड क्या होती है। Where probability of finding electron is zero. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो तो ना लिखोगे ना वहां पे, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं वो लिखो, वो बताओ किस चीज को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इतना काम तुम घर से पढ़ के गए हो, तुमने लेक्चर सुना है कि साई स्क्वायर जीरो होता है, बस तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें डरा रहा है एग्जामिनर। साई स्क्वायर जीरो है तो वहां पे आ गया नोड। अब देखो तुम, इतना बड़ा फंक्शन है, अगर पहले तुम इसको मैक्सिमा मिनिमा कभी शायद नहीं मैथ्स में इतना जानते हो, चलो उसको भी छोड़ दो, मैक्सिमम मिनिमम भी छोड़ दो। अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर करोगे ना तो मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ, ये येलो, ना तो बच्चा ये कहीं जाएगा, ना ये कहीं जाएगा, ना ये कहीं जाएगा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। साई स्क्वायर को जीरो करने का मतलब है, साई स्क्वायर एनएस जब जीरो होगा तो 2r0 माइनस ए का स्क्वायर भी तो जीरो होगा ना। Yes, ma'am. अगर इस क्वांटिटी का स्क्वायर जीरो है तो ये क्वांटिटी खुद भी जीरो होगी। तो अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो तुम्हारे को आंसर निकालने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ना उसको जीरो रख देना, तो आर नोट का जो आंसर आ जाएगा ना उसको टिक मार देना कि आर नोट जब a/2 के बराबर आ जाएगा तो नोड आ जाएगी, दैट्स इट। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, साइन थीटा ई रेज टू पावर समथिंग, ये कुछ भी जीरो नहीं होने वाला है, तो वॉट एवर द कांस्टेंट फैक्टर इज इन्वॉल्व यू हैव टू पुट दैट इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज अ नोड। ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया था बना के, अदरवाइज व्हेन यू विल डू एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक या कहीं से भी क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें वो लंबा चौड़ा फंक्शन देगा, पर तुम्हें यही ट्रिक अपनानी है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको कुछ नहीं करना, बाकी जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको जीरो रखो एंड दैट्स इट, नॉट कैलकुलेशन। So if you people can do this, can we move to the last question of the Schrodinger wave equation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, शाबाश। अब ये है आरपीडी कर्व्स। आरपीडी कर्व्स को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ, फिर उसके बाद देखना। छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, वी कांट वेस्ट टू मच टाइम बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम है नहीं है हमारे पास। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये येलो वाला पॉइंट, और न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस आर है, यस और नो? Yes, ma'am. न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस है आर प्लस डी आर, ठीक है। तो अगर आर डिस्टेंस पे मैंने एक कर्व बनाई और आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे एक कर्व बनाई, तो इस कर्व का ये वाला पोर्शन, ये वाली जो विड्थ है, ये कितनी हो जाएगी? डी आर हो जाएगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो बनाया है ना, ये सफियर है, मैंने पूरा नहीं ड्रॉ किया है। अगर हमारे पास एक सफेरिकल शेल है, सफेरिकल शेल, ठीक है, ऑफ द डायमेंशन कितनी बताई उसकी मैंने? डी आर, है ना। ये सफेरिकल शेल है, आप कैसे, बैंगल है ना, बैंगल को आप देखते हो, अंदर वाला पोर्शन में एक सर्कल मार लिया, बाहर वाले पोर्शन में मारे, ये आपकी बैंगल की चौड़ाई है, ठीक है। आप उससे सपोज कर सकते हो एक सफेरिकल शेल। इज दैट क्लियर? समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. शेल है जिसकी डायमेंशन इतनी, और पूरा सफियर हमने नहीं किया है, पूरा कंस्ट्रक्ट हमने सफियर नहीं किया है, ये एक्चुअली में ऐसा है, देखो ऐसा है, हमने थोड़ा सा टाइम बचाया है। ये ऐसा सफेरिकल शेल था
जिसकी थिकनेस, डायमेंशन का मतलब यहाँ पे है थिकनेस, बेंगल की थिकनेस देखते हो ना, ये थिकनेस है डी आर। अच्छा बच्चा इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ तो। 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। Yes, ma'am. Minus में this. से इसको बाहर अंदर वाले को माइनस कर लिया तो इतने का ही तो वॉल्यूम आ गया। अब Yes. फटाफट मैथ्स लगाओ जरा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, ma'am. माइनस 4/3 आर क्यूब। टेंशन मतलब आपको डेरिवेशन सिर्फ एक बार देख लेनी है, कुछ करना नहीं है पेपर में इसका, हम आपको शॉर्टकट से करवा देंगे। ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि पता लग जाए मैंने ये वॉल्यूम लिखा कैसे है। ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर डी आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया तो ये और ये तो कैंसिल, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डी आर बहुत छोटा है तो डी आर क्यूब और डी आर स्क्वायर, ये वाली दो टर्म्स को कर दो नेग्लेक्टेड। तो अगर बच्चा नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास ले देके कितना बचा वॉल्यूम? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस मुझे इतना बताना था। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब क्या किया गया था? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वो जो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है, इतनी स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया था। ये रहा वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये उस वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी आ गई। ये रहा वॉल्यूम और ये रहा प्रोबेबिलिटी। यस और नो? इसको ले लिया गया वाई एक्सिस की तरफ और आर को ले लिया गया किसकी तरफ? आर को किसकी तरफ ले लिया गया? एक्स एक्सिस की तरफ या हॉरिजॉन्टल मैनर में, और ये बोलते हैं हम इसको आरपीडी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और ये कर्व्स बनाई गई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए और इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला रखा गया n-l-1। ये फॉर्मूला याद रख लेना। सभी के जो फर्स्ट ऑर्बिटल हैं, 1 का फर्स्ट ऑर्बिटल कैसा है? 1s, ठीक है ना? p कहां से स्टार्ट होता है? 2p। 3 कहां से स्टार्ट होता है? 3d। 4 कहां से स्टार्ट होता है? 4f। फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसमें नोड्स देख लेते हैं। 1s में देखो पहले, n1 L0 होता है। शायद आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा कि L की वैल्यू 0 होती है तो वो S है, 1 होती है तो वो P है, 2 होती है तो वो D है, 3 होती है तो वो F है, SPDF। ठीक है, ये L होगा तो नेक्स्ट क्लास में आएगा क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट। 0 1 2 3 4 आएगा तो -1, तो आंसर क्या आ गया? 0। 2p के लिए देख लो, n2p के लिए L कितना होता है? 1 -1 तो भी 0। 3d के लिए देख लो, 3 माइनस ये 2 -1 ये भी 0। 4f के लिए 4 - 3 - 1 0। मतलब हर किसी जो सबशेल है उसका जो फर्स्ट वाला ऑर्बिटल है, 1 का फर्स्ट 1, s का फर्स्ट 1s, p का फर्स्ट 2p, d का फर्स्ट 3d, d 3 से स्टार्ट होता है ना, f का 4f, उसके लिए कोई नोड नहीं है, तो ग्राफ सिर्फ ऐसा जाएगा। इस तरह की कर्व्स आएंगी। ठीक है, बस फर्क क्या है? अगर कर्व न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट होती है तो वो 1s की होगी, अगर हल्का सा दूर से स्टार्ट होती है तो वो किसकी होगी? 2p की होगी। तो और थोड़ा दूर से स्टार्ट होती है तो वो किसकी होगी? यस, वो 3d की होगी। और थोड़ा हटके होती है तो वो किसकी होगी? 4f. मतलब पेनिट्रेशन पावर का फर्क है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 1s में, 2p में थोड़े दूर, 3d में उससे दूर, 4f में उससे दूर। तो ये सबका फर्स्ट है। मान लो तुम्हें फर्स्ट नहीं आया, तुम्हें पेपर में सेकंड आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, 2s आ गया तुम्हें, 3p आ गया, 4d आ गया और 5f आ गया, तो भी क्या चिंता है भाई, निकाल लो नोट्स। कैसे आएंगी नोट्स? 2l कितना होता है इसके लिए? s के लिए 0 - 1, तो आंसर कितना आया?
1 आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस एल कितनी वैल्यू होती है पी के लिए? 1 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 माइनस 1 1। तो सबके सेकंड के लिए एक एक नोड, और एक एक नोड का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, एक एक नोड का ग्राफ ऐसे होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाइड बाई साई स्क्वायर, एंड दिस इज योर आर नॉट। तो एक नोड का मतलब है कि लाइन एक बार टच करेगी इस पे, ये एक बार टच करेगी, ये है नोड। ठीक है, अगर आपके पास दो नोड है, दो नोड किस किस में होंगी? थर्ड ऑर्बिटल में, 3s 4p 5d 6f, इनमें होंगी हर किसी में 2 नोड्स। और 2 नोड्स का ग्राफ कैसे बनेगा? समझ में आ रही कहानी? Yes, ma'am. हर किसी का फर्स्ट में कोई नोड नहीं, सेकंड में एक, थर्ड में 2। मान लो मैडम हमें पेपर में ना साई स्क्वायर का ग्राफ नहीं आया, साई का आ गया, तो उसमें ना डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। अगर तुम्हारा ये ग्राफ है साई स्क्वायर का, ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव, मतलब जो ग्राफ आपको पेपर में आया हुआ है, लेट अस से ये साई स्क्वायर का ग्राफ है ना, साई स्क्वायर और आर नॉट का, तो जो ग्राफ तुम्हें पेपर में आया हुआ है उसका स्क्वायर करके देख लेना, वो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो आपका ये ग्राफ नेगेटिव है, नेगेटिव इन सेंस ये ऐसे बना हुआ आ गया पेपर में, अब इसको पॉजिटिव करके उल्टा नहीं कर दोगे सीधा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वो साई स्क्वायर का बन जाएगा। तो दिस इज द आरपीडी कर्व, दिस इज ऑल अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म चेक कर लो, वो आपने कर ली थी, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर को कहते हैं, साई साई स्टार को कहते हैं, आरपीडी कर्व्स क्या होती हैं ये पूछ लेता है, या आपसे पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो साई स्क्वायर को 0 रख के। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कुछ पूछ रहे हो बेटा? बोलो 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 मैम जल्दी। प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो, ये नोड वाला फॉर्मूला है, एन एल, अगर कैलकुलेशन नहीं आती ना तो क्वांटम नंबर अभी करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। डन मैम। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल हमारा डन है। अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करवाने से पहले आई विल गिव यू द टॉपिक ऑफ क्वांटम नंबर्स। हाँ, एक बात और बता दूं, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं बेटा? सब बच्चों को पता है, मुझे पता है। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम, एल होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक ना प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया था नीट पे कि क्वांटम नंबर जो है ना, एक्चुअली में बोहर ने भी दिए थे अपने स्पेक्ट्रा से, और श्रोडिंगर ने भी दिए थे अपनी, किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से एन, एल और एम मिले थे, एस नहीं मिला था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, विच क्वांटम नंबर वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? तो उसका आंसर क्या था? Spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर। ये आ चुका है क्वेश्चन, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं मिला था। इसमें आर जो था, मतलब कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो तो एन और एन पे डिपेंड करता था, और क्या शेप होगी, शेप मतलब थीटा, वो एल और एम पे डिपेंड करते थे। तो 3 क्वांटम नंबर तो इसने ढूंढ दिए थे, स्पिन वाला नहीं पता लगा था, स्पिन वाला बोहर से ही मिला था। बोहर ने बाकी भी दिए थे, मतलब बोहर हैड गिवन ऑल द 4 and the Schrödinger wave equation had given the 3 quantum numbers and all are same। कुछ तुम्हें 2 टाइप के क्वांटम नंबर नहीं पढ़ने हैं कि ये बोहर के हैं, ये इसके आगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में एक 4 डिजिट का कोड है, जो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है, जैसे हर किसी का एड्रेस अलग अलग होता है ना, तो ऐसे ही 4 डिजिट्स का एक सेट ऑफ कोड इज डिफरेंट, यूनिक। फोन नंबर है जैसे आजकल,
ठीक है ना। अब डिफरेंट फोन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की आइडेंटिटी है ना, किसी पे भी कुछ अपने एंट्री देनी हो, आपका सब नीट का जो भी आएगा, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग फ्रॉम द एनटीए, तो वो आपका एक नंबर वहां पे रजिस्टर होता है। तो ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक 4 डिजिट का कोड है, वो हमने इस फिक्स किया हुआ है इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, जो सभी का यूनिक होता है और जो एक्चुअली में देता है कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, है ना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले 4 नंबर्स हैं हमारे पास क्वांटम नंबर, जिसमें फर्स्ट कौन सा है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते कैसे हैं? एन। स्मॉल एन से। ठीक है, तो पहली बात तो इंफॉर्मेशन क्या देता है, क्या क्या लिखा होगा जब पेपर में ये आएगा, तो इट गिव्स द मेन शेल, it gives the main shell in which the electron is present, shell in which the electron is present। अब बेटा देखो, इसमें एग्जामिनर के पूछने का ढंग है, वो ये भी बोल सकता है शेल, तो शेल का मतलब यही हुआ ना, यही तो शेल्स हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इसको k l m अप टू सोन बोलते हैं। ठीक है, इतनी शेल्स हैं, इतने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। तो जितने भी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 होंगे, KLM शेल्स होंगी, तो इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, ये भी देता है। तो इसको ये भी लिखा होता है कई बार डेफिनेशन में, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस। एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइज ऑफ द एटम, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियई ऑफ द एटम, तो कोई भी लैंग्वेज लिखी हो सकती है। तो आपको ऑल दीज आर द वन एंड द सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन का मेन शेल कौन सा है, साइज क्या है एटम का, रेडियस क्या है एटम का, तो ऑल दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। द सेकंड इंफॉर्मेशन इज इट गिव्स द एनर्जी, it gives the energy of an electron in the atom। एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, हाँ इसका मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूँ, वो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, बात याद रखनी। अब हम तो यहाँ पे पढ़ा देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी अफेक्ट होती है। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था, याद है कि भूल गए हो? -13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये लिखा था ना बेटा। तो तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन, है ना, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -1 बाई एन स्क्वायर, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ? Yes. Yes, ma'am. तो मैंने ये भी बताया था कि n जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो अब ये n पे डिपेंड करता है, ठीक है, पर ये L पे भी डिपेंड करता है। तो जब ये क्वेश्चन आया था ना कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम डिपेंड्स अपॉन विच क्वांटम नंबर, तो उसमें था डिपेंड्स अपॉन n, डिपेंड्स अपॉन n एंड L बोथ, डिपेंड्स अपॉन m एंड s, या जो भी थे ऑप्शन दो, और गलत वाले तो मुझे याद नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर था डिपेंड्स अपॉन n एंड L बोथ। आप देखो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है या 2s में है, तो इससे तो तुमने डिस्क्राइब कर लिया कि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। पर कई बार क्या होता है कि n सेम ही है, अब ये देखो n सेम है 3s 3p 3d, अब इसमें क्या डिफरेंट है, L नहीं डिफरेंट, तो अब किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी। तो n और L दोनों पे डिपेंड करता है, वो वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करता। हम इसलिए इस पॉइंट में लिखाते हैं कि वी आर गिविंग द इन्फो अबाउट द n, and when we will deal with the L ना, I will tell in that point also कि इस पे भी एनर्जी डिपेंड करती है। तो when n is the same and the L values are different, then the values of the energy are also depending upon the L। तो आपको ये दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। हाँ जी, यस मैम। Yes, ma'am. ये तो हो गया Yes, ma'am. पर्सपेक्टिव, तो पहला तो कंप्लीट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो कुछ में हमने ज्यादा नहीं करना है, और ना इसमें से कुछ पूछा जाता है। बस एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, या एनर्जी जब n बढ़ेगा तो क्या होगी, वो सारा कुछ हमने बोहर के मॉडल में कर लिया है। सेकंड वन आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी से, एंगुलर क्वांटम नंबर। अच्छा, एंगुलर क्वांटम नंबर के और क्या क्या नाम है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हाँ ठीक है, एजीमुथल है, और सब्सिडियरी भी है। सीडी। हाँ बेटा,
एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चा जी, और आ जाएगा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। बट बेटा लिखते कैसे हैं इसको, क्या यूज? स्मॉल हाँ जी, स्मॉल है। एल यूज करते हैं। अब इसमें मैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी लिखूंगी, ध्यान रखना। L इज इक्वल टू n माइनस वन अप टू जीरो। अप टू जीरो का यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। पहली बात तो बेटा L कभी n के बराबर नहीं होगा, L की वैल्यू हमेशा कम होगी n से। ये दो बातें आप याद रखोगे, जितने भी बॉक्स में बंद है चीजें वो याद रखना, ठीक है। हाँ, और L के कितने, अब ये देखो कि ये है सब शेल इन अ गिवन शेल। ये क्या है? सब शेल इन द गिवन। Shell. इन्फो क्या क्या हुई? इन्फो हुई पहला, इट गिव्स द सब शेल्स इन द गिवन शेल। पहले ने बता दिया किस घर में है, इसने बताया घर के किस कमरे में है, और घर में कितने कमरे हैं ये बताता है ये। सब शेल्स इन द गिवन शेल, इन द गिवन शेल। और दूसरा पॉइंट मैं देखो यहाँ पे लिख रही हूं, सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी। और एनर्जी कब? जब ब्रैकेट में लिख लो कि व्हेन n इज सेम, n इज सेम, तो आपके पास एनर्जी डिफरेंट होगी उस केस में। थर्ड ये बताता है एंगुलर मोमेंटम। ये तीन इंफॉर्मेशन है इससे, इसका नाम भी तो एंगुलर है ना, देखो एंगुलर मोमेंटम। अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पे बेटा, L इज इक्वल टू n माइनस वन अप टू जीरो। अब मान लो n इज इक्वल टू वन है, n इज इक्वल टू वन का मतलब कौन सी शेल है? के के शेल। तो L इज इक्वल टू आ गया वन माइनस वन जीरो। अब जीरो आ ही गया तो अप टू जीरो तक जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ऑलरेडी जीरो है। तो इसका मतलब है जो के शेल थी, मतलब जिस हाउस का नंबर के था, उसमें रूम भी कितने हैं? वन। यानी कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन द गिवन शेल कितनी होगी बच्चों? n के बराबर। जिसका हाउस नंबर जितना है ना, उसके हाउस नंबर जितने ही उसमें कमरे हैं। और ये मैंने तुम्हें अभी लिखवाया था, L अगर 0 है तो वो S होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा, 4 है तो G होगा। अब इसका नाम क्या लिखोगे? 1S। 1 या K उसका हाउस नंबर है, और ये उसमें क्या है? रूम्स हैं। वन रूम में, वन जिस हाउस का नंबर वन है उसमें रूम भी एक ही है। तो इसका मतलब है सब शेल्स कितनी है किसी शेल में? n के बराबर। अगर सेकंड सब शेल है तो उसमें दो, सेकंड शेल है तो उसमें दो सब शेल, थर्ड शेल है तो उसमें तीन सब शेल, फोर्थ शेल है तो उसमें फोर सब शेल। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखो, अब n इज इक्वल टू टू क्या आ गया? कौन सी शेल आ गई? Two. L। L से हाँ, तो L कितना आ गया? टू माइनस वन, वन पर जीरो तक जाना है। अब दो कॉम्बिनेशन बने, n इज इक्वल टू टू एल जीरो और n इज इक्वल टू टू एल वन। तो n इज इक्वल टू टू एल जीरो क्या आया? 2s, 2 1, 2p। तो इसका मतलब है सेकंड जो शेल थी उसमें कितनी सब शेल आ गई? टू। लाइकवाइज ऐसे ही आप करते चलोगे तो थर्ड में कितनी आ जाएंगी? अब सीधे बोलो, अब तो करना आ गया होगा। Three. अब 3 नाम बताओ सब शेल्स के। 3s 3p 3s 3d 3D. इक्वल टू फोर में बताओ। 4s 4m 4s ये मैं 4p क्या लिख रही हूँ? शेल लिख रही हूँ। ये मैं क्या सब लिख रही shells हूँ? हाँ, सब शेल। Cells. 4s 4p 4d 4f। एक 4F. तरफ आगे बढ़ते जाना है। n इज इक्वल टू 5 में 5s 5S, 5P, 5D, 5d 5F, 5f एंड 5g। 5G. चलो अगला क्वांटम नंबर तो कल करेंगे, इसके पोल क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। येलो से ले लेते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। विच शेल विल बी, क्वेश्चन का सेंस समझना ध्यान से, फर्स्ट टू हैव जी सब शेल। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रही हूं तुम्हें। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2। आई एम जनरेटिंग अ पोल बेटा, जल्दी जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, चलो बताओ किस शेल में सबसे पहले जी आया था?
कई बच्चे सुन रहे हैं क्लास और उन्हें 1 मिनट में आता है, और आप तो बिल्कुल चीटिंग करना है। आप देखो आपके सामने लिखा हुआ है आंसर, बाकी आप देखते हैं क्या करते हो। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। 5-10 बच्चों के करने से कुछ नहीं होगा। क्विकली। अभी भी बस वही 20-25 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी आराम से बैठे हुए हैं। आंसर दो बेटा, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सोच ही नहीं रहे हो आप लोग। ठीक है, रुचि दिखाते हैं। संजना, रुचि, ओके। तो आई एम एंडिंग द पोल ओवर हियर। आई थिंक यू हैव सीन वॉट एवर यू, किस ब्रैकेट में तुम फॉल कर रहे हो। अब ये देखो, यहाँ से चीटिंग करना था। जी किस में आ रहा है? 5th में। इसका तो F पे खत्म हो रहा है, इसके 5 पे खत्म हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 था। सेकंड। कुछ बच्चों ने बोला है कि मैडम पिछली स्लाइड्स दिखा दो। लो बेटा, ये है। जब मुझे और पीछे शिफ्ट करना है तो एक बार बोल देना। मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली भी। अच्छा ठीक है, लो। इससे भी पीछे है, रुको फिर। ये है एक तो। यस मैम, थैंक यू मैम। डन मैम। अच्छा ठीक है, और कुछ जाना है पिछली किसी स्लाइड पे या चलूं आगे? नो मैम। एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन which quantum number, which quantum number या numbers। तो पहला है n and l, दूसरा है n, थर्ड है l and m, तीसरा है, फोर्थ है n and m। जल्दी जल्दी से आंसर देना, टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चों। चलो बच्चा, क्विकली। देखो, जिन बच्चों ने लेक्चर सुना है उन्हें कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं, फटाफट से आंसर देते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए वेट करूंगी, एंड एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इन दैट टाइम ओनली। Tomorrow will be the last lecture of atomic structure, and after the atomic structure we are going to start the thermodynamics. Okay, वो basic है physical chemistry का बेटा। Everybody very good, very good, fast. 40 seconds are left, less than 40, 20 seconds। बाकी क्यों नहीं आंसर करते हो भाई तुम लोग? अगर आंसर नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा, फिर तो सोचोगे ही नहीं कि क्या आना है। नॉट गुड। सी, किस ब्रैकेट में फॉल करते हो लग जाएगा पता इससे। बच्चा, फर्स्ट आंसर इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने अभी बताया, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करता, अगर l चेंज हो जाता है उस पे भी डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा फॉर टुडेज लेक्चर। विल कंटिन्यू फ्रॉम थर्ड क्वांटम नंबर, magnetic one, tomorrow, and tomorrow would be the last class of atomic structure. Then we will be doing the thermodynamics. Okay बच्चा? Yes, ma'am. हेलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अच्छा जी, अब देखिए आपके